हेलो एंड वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट स्कूल। मैं हूं जीत, जैसा कि आप सब जानते हैं। एंड आज का जो वीडियो इट इज़ अबाउट द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एंड इसका ये पार्ट टू है। जो हमारा पहला वीडियो था वो हम लोगों ने शुरुआत की थी विद द इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एंड आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सम ऑफ दीज मोर वैल्यू चेन्स जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी इन द प्रीवियस क्लास। एंड उसमें हम लोगों ने समझा था कि एक वैल्यू चेन को पकड़ के आप कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, कौन से स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो आज जो इंडस्ट्री के बारे में हम जान रहे हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू चेन है जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चार मेन वैल्यू चेन को जान लेते हैं, वापस से रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में समझा था। एंड उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि जो मेन वैल्यू चेन है इसमें, जहाँ से स्टार्ट होती है इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, दैट इज़ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लीजिंग। अब ये वो कंपनीज है जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है, एयरक्राफ्ट को लीज करती है टू दी एयरलाइन कंपनीज, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज जितने भी है, एयर इंडिया, इंडिगो, वो सारी कंपनीज कभी भी बहुत ज़्यादा प्लेन्स को खरीदते नहीं है। दे टेक इट ऑन अ लीज, यानी कि या तो फाइनेंशियल लीज या तो ऑपरेशनल लीज। वो लीज पे लेते हैं एंड दे ऑपरेट दी एयरक्राफ्ट फॉर देयर बिजनेस। एंड जो दूसरा है वो सारे एयरलाइन ऑपरेटर्स है, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ बात किया, इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया, आकाश एयरवेज, ये सारे जितने भी कंपनीज है ये सारे एयरलाइन ऑपरेटर्स है जो फ्लीट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट, रूट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, पैसेंजर या तो कार्गो ट्रांसपोर्ट, ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड है हमारे मोस्ट क्रूशियल सर्विसेज जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ दी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज, जिसे हम शॉर्ट में एमआरओ सर्विसेज भी कहते हैं। अब एमआरओ सर्विसेज के दो सेगमेंट्स है। पहला जो मेन सेगमेंट है इट इज़ दी एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया था जो इन सर्विसेज में एंगेज्ड है, लिस्टेड कंपनीज। एंड वो सारी कंपनीज है जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं जिसका कंपनी एनालिसिस करने वाला हूँ। एंड वी विल थिंक कि कौन से स्टॉक्स पे एंड कौन से इन बिजनेस पे हमें इन्वेस्ट करना बेटर है। ओके। एंड आज हम लोग मेन बात करेंगे अबाउट दी एमआरओ सर्विसेज इन दी एयरक्राफ्ट कंपनीज, जितने भी एयरक्राफ्ट में जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उन सारी कंपनीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द फोर्थ वन इज़ दी एविएशन सपोर्ट सर्विसेज। ये वो सारी कंपनीज हैं, जो वो सारे होल्डिंग कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंड ये क्या करती है, सारे लीगल, जैसे कि कोई भी आपको प्लेन को ऑनबोर्ड करना है, पैसेंजर्स को ऑनबोर्ड करना है, फ्लाइट टेक ऑफ करवानी है, तो जितने भी लीगल बाउंड्रीज है, बाउंडेशंस है, वो इनके अंडर में आता है। और ये इसमें मेन जो अथॉरिटी है दैट इज़ दी एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये वैल्यू चेन उतना काम का है नहीं हमारे में, अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना। तो अभी जो हम वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी एमआरओ सर्विसेज इन दी एयरक्राफ्ट सेगमेंट। एंड अगर एमआरओ सर्विसेज एंड मार्केट की बात करें तो 2021 में ये करेंटली 1.7 बिलियन के अराउंड इसका मार्केट था। एंड आगे जाकर जो 2031 तक का फोरकास्ट है दैट इज़ अबाउट 4 बिलियन। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, इंडियन एमआरओ मार्केट जो 1.7 बिलियन था दैट वाज वेरी अंडर वैल्यूड एट 2021। इसका रीज़न ये था कि कोविड-19 की वजह से जितने भी फ्लीट है, फ्लीट साइज है, जितने भी एयरक्राफ्ट्स है, वो ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर ऑपरेट नहीं कर रहे थे तो फिर उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, रिपेयर कैसे होगा। ओके। सो ये एक जो सेगमेंट था उस टाइम पे अंडर वैल्यूड था। एंड कहीं ना कहीं 2031 तक मुझे इसका मार्केट ग्रोथ लग रहा है, इट विल बी टुवर्ड्स दी 6 to 6.5 बिलियन। एंड भले ये सी एच आर 8.9% फोरकास्ट है, और ये फोरकास्ट लगभग 4 साल पुरानी है। सो अभी जो मुझे करेंटली लग रहा है इट विल बी अराउंड 15 to 16% ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंडिया में अभी तक कोई मेजर हेलीकॉप्टर एमआरओ फैसिलिटीज़ नहीं आई है। एयरक्राफ्ट्स के बहुत है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेगमेंट में अभी तक नहीं आया, एक्सेप्ट दी पवन हंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनके अलावा और कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर एमआरओ सर्विसेज की भी जो एक मार्केट है, वैल्यू चेन है, एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आएगी इन फ्यूचर। चलिए, अब ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एमआरओ एयरक्राफ्ट्स में जो होता है उसमें कितने सेगमेंट्स हैं अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चार मेन सेगमेंट है। ठीक है। एंड उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूरा एमआरओ जो कॉस्ट है, मतलब एक एयरक्राफ्ट की एक अपनी कॉस्टिंग होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, तो उसमें से कितना परसेंट एमआरओ को जाता है। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी कॉस्ट जो होती है फॉर द एयरक्राफ्ट कंपनी दैट इज अबाउट द फ्यूल कॉस्ट, जो फ्यूल पे उनका पैसा लगता है, दैट इज द स्पेंडिंग अराउंड 45%। लेकिन अगर आप एमआरओ इन एयरक्राफ्ट देखोगे तो 12 से 15% एमआरओ सर्विसेज में खर्चा करती है एयरलाइन कंपनीज। एंड आप ये समझना कि ये एक सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट एक्सपेंस है जो एक एयरलाइन कंपनी बियर करती है। अब बात करते हैं वो चार कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहला जो लाइन है, लाइन मीन्स कि एयरपोर्ट में जितने सारे लाइंस बने रहते हैं फॉर दी लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर फ्लाइट, वो सारे लाइन का मेंटेनेंस होता है।
एंड दूसरा कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स आ गए, इंजन्स आ गए, एयरफ्रेम्स आ गए, पर यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो स्मॉल कंपोनेंट्स की बात की जा रही है, क्योंकि दो जो मेन कंपोनेंट है वो अपने आप में एक अपना कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। एंड जो तीसरा मेन है, इट इज़ अबाउट द इंजन्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में जो भी इंजन्स लगते हैं उनके भी अलग अलग पीरियड में मेंटेनेंस होते हैं, एंड जब वो ख़राब हो जाता है तो फिर रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर जो लास्ट आता है दैट इज़ द एयरफ्रेम्स। अब ये चार जो मेन पर्टिकुलर सेगमेंट है इन दी एमआरओ, इन दी एयरक्राफ्ट, अब ये समझना कि 60% ऑफ टोटल कॉस्ट जो एमआरओ पे जाता है वो 60% इंजन्स पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए एमआरओ लगता है एक फ्लाइट को कराने में, ठीक है, मेंटेन या रिपेयर कराने में, तो उसका 60% कम से कम इंजन्स में लग जाता है। इंजन्स इज़ अ वेरी हाई कॉस्टिंग सेगमेंट इन दिस एमआरओ। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है, इट इज़ द स्मॉल कंपोनेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। तीसरा जो है एयरफ्रेम्स, एंड चौथा जो है लाइन। लाइन की सबसे ज़्यादा कम है अगर आप खुद समझो, ठीक है, बट वो जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से पार्ट प्ले करती है, क्योंकि उसके बिना, उसको ट्रैक किए बिना, सेंसर्स क्या करते हैं ना, जो एयरक्राफ्ट जब लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, वो सारे सेंसर्स है ना ट्रैक करते हैं लाइन को, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही पूरी लैंडिंग होती है ऑफ ए पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो बहुत बड़ा कोलैटरल डैमेज हो सकता है पैसेंजर्स को, एज वेल एज दी एयरक्राफ्ट एज वेल, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, कि जो ये तीन सेगमेंट है, जो हमारे तीन मेन सेगमेंट है, एयरलाइन, इंजन एंड कंपोनेंट, इसमें लेबर एंड स्पेयर कॉस्ट का कितना डिफरेंस है। अगर आप बैलेंस की बात करो तो एयरलाइंस में अगर आप देखोगे, एयरलाइन में टोटल जो कॉस्ट है फॉर द लेबर दैट इज़ 80%, मतलब मैं टोटल बात कर रहा हूँ इंजन एंड कंपोनेंट मिलाकर। एंड जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 20%। इंजन में आप देखोगे तो 20% जो है इट इज़ अबाउट द लेबर कॉस्ट, एंड 80% अबाउट दी जो उसके स्पेयर्स आते हैं उसके। सीधी सी बात है, इंजन जो आते हैं अपने आप में बहुत महंगे होते हैं, उसको असेंबल करने में सिर्फ कम लेबर कॉस्ट लगेगी, बट अपने आप में वो मशीन का जो कॉस्ट होगा, इंजन का जो कॉस्ट होगा, वो ज़्यादा ही होगा। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 45-55 का जो बैलेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको लेबर भी लगता है, वो सारे कंपोनेंट्स यानी कि स्पेयर्स भी आपको लगती हैं अगर इसमें अगर आपको एमआरओ कराना हो तो। चलिए अब बात करते हैं एमआरओ की रिक्वायरमेंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ये जो डेटा है इसके साथ आप कहीं ना कहीं कॉस्टिंग निकाल सकते हैं एयरलाइन कंपनी के पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। अब लाइन मेंटेनेंस की बात करो तो इसका जो पीरियड होता है, इसके टर्न अराउंड होते हैं कि कितनी बार में इसको मेंटेन करना है। एंड इसका जो टर्न अराउंड देखोगे, ये हर टर्न अराउंड मतलब कि जितनी बार एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है, ओके, या जितनी बार वो एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर टेक ऑफ करता है, एक पूरा टर्न अराउंड होने के बाद ये वापस से लाइन की मेंटेनेंस होती है हर फ्लाइट के इनकमिंग पे। अब आप इसका लॉजिक ये समझ लीजिए, कभी भी एयरक्राफ्ट अगर लाइन पे लैंड कर रही है तो जो टायर्स जो घिसेंगे वो लाइन जो है, जो न्यू लाइन है, उसको वापस से रिपेयर भी तो करना होगा, मेंटेन भी तो करना होगा, पेंट भी तो वापस कराना होगा। तो हर फ्लाइट जब लैंड करती है, और लैंड करने के बाद वो मार्क्स जो होते हैं लाइन के, उसको वापस से पॉलिश करना पड़ता है। द सेकेंड वन इज द कॉम्पोनेंट मेंटेनेंस। अगर आप पीरियोडिकली देखें तो अराउंड 3 महीने लगते हैं, यानी कि 500 to 600 आवर्स अगर आप कॉम्पोनेंट को की मेंटेनेंस करोगे। और ये टर्न अराउंड्स के साथ ही होते हैं। टर्न अराउंड मीन्स कि अगर 10 फ्लाइट ऑपरेट की गई है, 10 फ्लाइट को फिर 3 महीने के लिए कॉम्पोनेंट मेंटेनेंस के लिए डाल दिया जाएगा, एंड अराउंड बाकी जितने फ्लाइट्स हैं जिनको ऑपरेट अभी नहीं किया गया, वो जो रिपेयर होकर रेडी है उनको ऑपरेट किया जाएगा। ओके, और कहीं ना कहीं आप ये समझिए, हमेशा फ्लाइट की जितनी डिमांड रहती है ना, जो फ्लीट यानी कि एयरक्राफ्ट की जितनी डिमांड रहती है, एयरलाइन कंपनी एक मार्जिन भी अपने पास रखती है ताकि वो डिमांड को आगे जाकर फुलफिल कर सके। द थर्ड वन इज द एयरफ्रेम हैवी मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन। अब जो बड़े बड़े एयरफ्रेम्स आते हैं या फैंस आते हैं, उसकी भी अपनी एक मेंटेनेंस होती है। तो यहाँ पर भी एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, बट यूजुअली ये 30 दिन या 45 दिन के अंदर इसकी भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। द फोर्थ वन इज द इंजन मेंटेनेंस। अब पूरा इंजन को मेंटेन करने के लिए एंड रिपेयर करने के लिए इट टेक्स अराउंड 12 to 18 months पीरियोडिकली, मतलब बहुत बड़ा यूज टाइम फ्रेम है फॉर द इंजन। ओके, सो इसको टाइम बचाने के लिए ये सिर्फ इंजन को रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें अगर आप देखोगे तो हमें थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा वो सारी कंपनीज जो ये सारी चीज़ों के लिए आगे जाकर एफिशिएंसी ला रही है अपनी कंपनीज में, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस का या ओवरऑल का, ये मेन बैक एंड एंड ऑपरेशन वाला पार्ट है। सो कहीं ना कहीं आपको सर्च करके हमें आगे जाकर जब हम कंपनी एनालिसिस करेंगे तो हमारा मेन काम रहेगा अबाउट दी नॉट ओनली दी फिनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, और हमारा फोकस रहेगा फॉर दी एफिशिएंसी ऑल्सो, क्योंकि जो जो कंपनी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगी फॉर वर्किंग दिस आउट,
तो वो सारी कंपनीज ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी एंड उनके पास एक मोट होगा। मोट मीन्स एक कंपिटेटिव एज होगा अपने कंपिटिटर्स के साथ compete करने के लिए। चलिए, अब हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लीजिंग की बात करें तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, लीज करती है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जितने भी कंपनीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज इंडियन नहीं है। ओके, एंड पैसेंजर्स में तो बिल्कुल ही नहीं है। जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, इंडिगो की एंड एयर एशिया की, तो क्या वो फ्लाइट्स वही मैन्युफैक्चर करते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके बिहाफ में एयरबस एंड बोइंग, ये दो कंपनी के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। दोनों ही एक फॉरेन कंपनी है। एयरबस इज़ फ्रॉम द यूरोप एंड बोइंग इज़ फ्रॉम यूएसए। सो इंडिगो को, एयर इंडिया को, विस्तारा को, गो फर्स्ट को एयरबस प्रोवाइड करती है अपने एयरक्राफ्ट्स एंड बोइंग ऑल्सो प्रोवाइड्स टू द स्पाइस जेट, एयर इंडिया, आकाशा एयर्स। एंड इसका जो सेगमेंट है यहाँ पे भी आपको दिखेगा कैसे टाइप के प्लेन ये लोग लेकर आते हैं। अगर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर देखोगे तो पैसेंजर, फ्रेट, डिफेंस, मतलब फ्रेट मीन्स कार्गो, तो अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। एंड और भी छोटी मोटी कंपनीज है जैसे कि एटीआर, फ्रांस एंड इटाली, उस वहाँ से है ये। एंड ये पैसेंजर्स ओनली इन दी पैसेंजर सेगमेंट में। एंड इनका जो एयरलाइंस है वो अलायंस एयर एंड इंडिगो को ये प्रोवाइड कराते हैं। एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये मैक्सिमम जितने प्लेन्स बनाते हैं दैट इज़ दी फॉर द डिफेंस। अगर पैसेंजर भी लिखा है, इट इज़ नॉट द जनरल पैसेंजर। ये जनरल पैसेंजर की बात नहीं कर रहे। ये सारे जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, जितनी भी आर्मी हो गए, सोल्जर हो गए, जब वो बाय एयर ट्रैवल करते हैं, दे ट्रैवल फ्रॉम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स चार्टेड प्लेन्स। एंड और भी अगर आप आगे जाकर देखोगे तो इसमें बोम्बार्डियर करके एक कंपनी है, दैट इज़ अ कैनेडियन कंपनी। वो भी पैसेंजर एंड फ्रेट एयरक्राफ्ट बनाते हैं, पर इनका सेगमेंट जो है मैक्सिमम फ्रेट के तरफ है, यानी कि कार्गो प्लेन्स की तरफ। लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंपनी, इंडियन कंपनी, दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम्स, विच इज़ करेंटली नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट इट इज़ प्लान कि नेक्स्ट 1 साल या 1.5 साल में इसका IPO लॉन्च होगा। तो मेरा फोकस इस कंपनी पे भी है 100%, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का भी जब IPO आया था, इट वॉज वेरी गुड IPO। सो टाटा कभी भी कोई भी IPO लेके आता है इन द B2B सेक्टर, बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर, वो हमेशा हिट होता ही है। ओके, सो और इट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन एनी एयरलाइंस पर्टिकुलरली। ये एक एयरलाइन कंपनी नहीं है। ये क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट्स को टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं, जो लैंडिंग गियर्स हो गए, ओके, एंड जितने भी अलग अलग टाइप के जॉयस्टिक्स हो गए जो प्लेन को हेल्प करते हैं लैंड करने में और उड़ने में। तो वो सारी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराता है टाटा एडवांस सिस्टम्स। चलिए, अब बात करते हैं फ्लीट साइज़ की। फ्लीट साइज़ मतलब कौन से कंपनीज के पास कितने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो डेटा को, इंडिगो इज करेंटली द मार्केट प्लेयर। इंडिगो इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट इज़ अ वेरी बिग प्लेयर, अराउंड 65% के अराउंड, 55 to 65% के अराउंड इनका मार्केट शेयर है करेंटली। उसके बाद आता है एयर इंडिया, विच इज़ नाउ करेंटली ओन बाई द टाटा ग्रुप। उनका 121 एयरक्राफ्ट है करेंटली एंड अंडर गोइंग, मतलब अभी अगर आप देखो तो ये लोग भी फ्लीट एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि कितना एक्सपैंड कर रहे हैं। द थर्ड वन इज स्पाइस जेट भी अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनको ऑपरेशनल की सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं। अगर आप इनके बैलेंस शीट को भी देखोगे, इनके बिजनेस करने का स्टाइल भी देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ मार्क खा रहे हैं, इन दी ऑपरेशंस पार्ट। सो जितने भी हम कंपनीज को एनालाइज करेंगे आगे जाकर, हमें सिर्फ उनका फिनेंशियल्स नहीं देखना है, वी हैव टू स्पॉट द वीकनेस। एंड हमें ये जानना है कि ये सारी कंपनीज अपने वीकनेस को ठीक करने के लिए कौन से एक्शंस को यूज़ कर रही है। एंड और भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, लाइक विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, आकाशा एयर्स। आकाशा एयर एक नया कंपनी है, इट इज़ अ न्यू एंट्रेंस टुवर्ड्स द इंडियन एविएशन मार्केट एंड करेंटली इसकी जो साइज है इट इज़ 27। सो अगर आकाशा एयर का IPO इन फ्यूचर आया फॉर द एयरलाइन कंपनी, आई विल बी दी वन, जो मैं भी जाऊँगा फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर IPO मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला फिर भी आई विल बी गोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये बहुत ही ग्रोइंग फेज में अभी है। ओके, एंड अभी अगर हम बात करेंगे कि अभी जो करेंटली जितने भी प्लान्स है, जितने भी कंपनीज हैं, उन्होंने क्या प्लान बनाया फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर एयरक्राफ्ट। मतलब अगर किसी के पास 100 एयरक्राफ्ट है, तो अगर नेक्स्ट 5 साल 6 साल में हाउ दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स फ्लीट साइज। चलिए, अगर हम बात करेंगे एयर इंडिया के बारे में, तो करेंटली उनका फ्लीट साइज है 121 एंड इनका जो फ्यूचर जो टारगेट है इट इज़ अराउंड 400 बाई 2027। एंड इन्होंने अभी तक ऑर्डर भी कर दिया है। ओके, जो 470 एयरक्राफ्ट उन्होंने ऑर्डर किया था, 250 एयरबस, 220 बोइंग, ये अभी ऑर्डर किया इन लोगों ने। बट बाई 2027 इनको 400 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कराना है, फ्रॉम 121 to 400। और नेक्स्ट और 2 सालों में जितने भी एयरक्राफ्ट बचे होंगे उनको भी वो ऑपरेट कराएंगे। एंड द सेकेंड वन इज एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड इनका जो अभी करेंटली जो साइज है इट इज़ 50 एंड इनका भी जो अभी टारगेट है इट इज़ 110 प्लस। और ये भी बोइंग का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट इन्होंने डिसाइड किया टू ऑर्डर दैट फॉर देयर एक्सपेंशन। एंड बाय मार्च 2025, यानी कि कुछ महीनों में ही,
इनका ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, द थर्ड वन इज़ द इंडिगो। 393 इनका अभी करेंटली फ्लीट साइज है। एंड कहीं ना कहीं आप देखो तो 900 प्लस इनका टारगेट है बाई 2035। मीन्स नेक्स्ट 10 साल में इनका जो टारगेट है इट इज़ नियर टू डबल। सो अभी कहीं ना कहीं मैं देखो इंडिगो के स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर कहीं ना कहीं अगर बहुत करेक्टेड वैल्यू पे अगर मिल गए तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट, अगर करेक्टेड वैल्यू में मिले। क्योंकि सिर्फ स्टॉक की बिजनेस को एनालाइज नहीं करना, हमें परफेक्ट प्राइस पे एनालाइज करना कि कौन से प्राइस में एज एन इन्वेस्टर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट करें, नॉट ओनली विद द फोकस ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन इज आकाशा एयर। अभी करेंटली इनका फ्लीट साइज है 27 एंड ये हो जाएंगी 200 प्लस बाई 2030। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर मेरे दिमाग में जो क्लिक कर रहा है, अगर आपके दिमाग में भी क्लिक कर रहा है तो आप ये समझना आकाशा एयर विल बी गोइंग फॉर ए 10x एक्सपेंशन, मतलब नियर टू 9 से 10 गुना हो जाएगा ये कंपनी। अब 9 से 10 गुना अगर ये कंपनी हो रहा है, इफ इट इज़ प्लानिंग टू बाई 2030 यानी कि नेक्स्ट 5 साल, तो कहीं ना कहीं आकाशा एयर कहीं ना कहीं आप ये समझो कि विल इट कम टू दी मार्केट विद दी IPO। अगर एक्सपेंशन की ज़रूरत है तो उन्हें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो मार्केट से पैसा रेज करना ये एक सबसे अच्छा तरीका है फॉर एक्सपेंशन। अब दो तरीके आते हैं यहाँ पे भी, इक्विटी एंड डेट, बट वी कैन होप फॉर एन IPO ऑफ आकाशा एयर एज वेल। अब पैसेंजर एयरक्राफ्ट की ग्रोथ के बारे में बात करें हम लोगों ने एक शॉर्ट में भी बात किया था। करेंटली अभी जो इंडिया का फ्लीट साइज है इट इज़ अराउंड 800 फॉर द पैसेंजर सेगमेंट, ठीक है। एंड अभी जो नेक्स्ट फोरकास्टिंग है फॉर 2030 इट इज़ अराउंड 1400, मतलब नियर टू 80% 85% ऑफ ग्रोथ इन द फ्लीट साइज, द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट विच आर फ्लाइंग इन द कंट्री। एंड बाई 2043 इट इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 3800, 3800 तक का एस्टिमेट किया गया है। एंड ये एस्टिमेशन को बीट करके ऊपर भी चला जाएगा जिस हिसाब से डिमांड ग्रो कर रहा है हमारे इंडिया में फॉर दी एविएशन सेक्टर। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये समझना कि जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट वापस से बूम करने लग जाए। करेंटली इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ रिसेशन हमारे देश में, अगर मैं सच बताऊँ तो ये दिख नहीं रहा है लोगों को आजकल, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है हम वही मानते हैं, ठीक है। बट जितना अनएम्प्लॉयमेंट अभी छा रहा है हमारे देश में, हम धीरे धीरे रिसेशन के लास्ट फेज में पहुँच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अगर आप देखो इनके प्रोजेक्शन के बारे में, ये 3800 है फॉर 2043, बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इट विल बी अराउंड 4000 to 4500 होपफुली, बिकॉज मैं खुद दबा कर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन दी पर्टिकुलर एविएशन इंडस्ट्री। अगर अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें हम लोग फॉर द एयरक्राफ्ट MRO, अब कोई भी कंपनीज यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि अभी जो फ्लीट साइज है इसमें कितना ग्रोथ आने वाला है। अगर फ्लीट साइज में अगर आप ग्रो आएगी तो आप खुद सोचो, क्या MRO सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ नहीं आएगी? जितने ज़्यादा प्लेन्स होंगे उतने ज़्यादा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो हमें ये देखना है कि ऐसे कौन सारी कंपनीज है जो MRO एयरक्राफ्ट का MRO करती है। हम लोगों ने एयरलाइंस देख लिया, हम लोगों ने एयरपोर्ट्स वाली कंपनी देख लिया, अब बात हो रही है अनलिस्टेड कंपनी फॉर एयरक्राफ्ट MRO। क्योंकि मैंने ज़मीन आसमान एक कर दिया, बट मुझे कोई लिस्टेड कंपनी नहीं दिखा करेंटली फॉर दी एयरक्राफ्ट MRO सर्विसेज। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का तात्पर्य क्या है। अब आप यही समझना कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ये पब्लिक कंपनी है अभी करेंटली। ज़रा सोचो, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो कहीं ना कहीं इट विल कम इन दी IPO सेगमेंट इन द फ्यूचर। IPO लेके ज़रूर आएगी अगर इन्हें MRO से, क्योंकि आप खुद देखना, यू हैव टू जस्ट देखिए, कोई भी फोरकास्टिंग आप करते हो, कुछ भी आप सोचते हो फॉर द फ्यूचर, इट इज़ नॉट श्योर कि वो 100% सही हो, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट का रिसर्च ही चलता है बेस्ड ऑन दी स्पेक्यूलेशन विच वी मेक फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब मेरा जो दिमाग कहता है, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर फ्लीट की साइज़ बढ़ेगी, ठीक है, MRO सर्विसेज का जो मार्केट बढ़ेगा, अब ये सारी कंपनीज को भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, अपने टूल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करना पड़ेगा फॉर बीइंग अ गुड प्लेयर इन ए मार्केट। अब ये सारी कंपनीज पे रेस लगेगी कि कौन अब मार्केट का बादशाह बनेगा। और बादशाह बनने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे लेने के लिए IPO लगता है। ओके, सो हमें देखना है कि ये सारी कंपनीज को अगर हम लोग अपने दिमाग में रखें, वी हैव टू जस्ट सी कि इन कंपनीज का IPO अनाउंसमेंट कब होता है, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। एंड अगर इसका IPO लॉन्च होता है तो आप देखिए एंड बिना सोचे अगर आप सोचिए कि अगर इसका स्टॉक आपको मिल गया तो आपको ये कितना गेन दे सकता है। अब कंपनीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड है। ये इट इज़ अ गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी एंड इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसका IPO जल्दी 6-7 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। इट इज़ नॉट, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो अभी तक, मेरा मन कहता है कि ये आ जाना चाहिए अगर आप देखें, बिकॉज इट इज़ अ राइट टाइम टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। जो मार्केट की जब बुरा हाल रहता है ना, तो आप ये समझना कि अभी मुझे जहाँ तक लगता है जो नेक्स्ट हमारा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगा वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है।
अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मैक्सिमम जितने इन्वेस्टर्स है दे विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी इक्विटी सेगमेंट, इन्वेस्टर्स बढ़ जाएंगे तो आईपीओ लेने में बहुत आसानी होगा फॉर द एयर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। दूसरा एडवांटेज, अगर इन्हें इक्विटी शेयर्स के साथ पैसा रेज नहीं करना है तो इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी कम हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग मनी विल बी रिड्यूस्ड, पैसा कम इंटरेस्ट पे मिलेगा उनको फॉर द एक्सपेंशन एज वेल। तो ये भी एक लॉजिक आप समझ जाओ यहाँ पर। सो लेट्स सी हु विंस द रेस। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसपे मैं खुद पर्सनली वॉच रखता हूँ इन दी ग्रे मार्केट। अनलिस्टेड कंपनीज कहाँ है, ग्रे मार्केट में है ना। सो वो मैं सोर्स नहीं बता सकता, यू हैव टू सर्च इट ऑन योर सेल्फ अगर आपको अनलिस्टेड कंपनीज पे इन्वेस्ट करना है करेंटली। बट आई डोंट रिकमेंड अनलिस्टेड कंपनीज एज ऑफ नाउ, क्योंकि ग्रे मार्केट भी कितना अच्छा बूम नहीं है। एंड एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मैं ये सारी चीज़ की रिकमेंडेशन आपको दे भी नहीं सकता। सो ये हमारा एंड है फॉर द इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री। अब आप ये समझना कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया विद द इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो आगे प्रोसीड करना होगा टुवर्ड्स दी कंपनी एनालिसिस, जिसमें हम लोग साथ में इंडल्ज करेंगे इकोनॉमी एनालिसिस एज वेल। तो वो चीज़ हम साथ में परफॉर्म करेंगे एंड उसकी वीडियोस भी इस चैनल पे लगातार आती रहेगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने इन्वेस्टर्स फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रीच करना चाहता है। उन स्टूडेंट्स के साथ भी आप इसे शेयर कीजिए जो फिनेंस को बहुत डीपली सीखना चाहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एनालिसिस कंटेंट नहीं आएगा, इसमें एजुकेशनल कंटेंट भी आएगा। हमारा लास्ट वीडियो भी आप देखोगे, लास्ट टू लास्ट हम लोगों ने बात किया अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डेप्थ। ओके, वो 20 मिनट के अराउंड का वीडियो है, बट उसमें मैंने बहुत डेप्थ में बहुत सिंपल वे में कैश फ्लो को बताया है। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो, वो एंड आउटरो में आपको वो वीडियो दिख जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। तब तक के लिए गुड बाय।